नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। छुई बातों का फंचा उठाए हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। भ्रष्टाचार में एक बक्की बात की विशेषता होती है, वो हमारे जितना नजदीक और आसपास घट रहा होता है, हमें उतना ही कम नजर आता है और उतना ही मामूली या स्वीकार्य लगता है, जबकि दूर से दिखाई पड़ने पर वो भयावह और विकराल भी नजर आता है और हमें चौंकाता भी है। सीएजी की रिपोर्ट्स का ही उदाहरण लीजिए। उसमें जब सामने आता है कि अलाने विभाग ने इतने करोड़ रुपए सपोर्ट दिए या फलाने ने तो पूरी योजना को ही घाम लगा दिया, तो हम खूब चौंकते हैं। लेकिन असल में योजनाएं हमारी आंखों के ठीक सामने ही घाम लगाई जा रही होती हैं और हमारा ध्यान तक उन पर नहीं जाता जब तक कोई अपवाद ना हो जाए। वैसा ही अपवाद जैसा बीते हफ्ते विकास नगर से विधायक मुन्ना सिंह चौहान के साथ हुआ। उनका ये वीडियो बीते दिनों काफी वायरल हुआ, जिसमें वो अवैध खनन के मामले में खौंबाग बने हुए नजर आ रहे हैं। इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। 35 मिनट से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ इस चोर को रोके हुए। ऐसे हो जाएगी पुलिसिंग? जीता का मतलब क्या है? पैदल चलेंगे? यदि थाने से जो वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो इसमें इतना टाइम लगता है तो क्या करते हो? पूरा गांव नवाबगढ़ अभी 20 लोग इकट्ठे हो गए थे इसको। यदि मेरी शक्ल ना देखते तो ये छुड़वा के ले गए होते अब तक। गाड़ी वाला इसके ले जाओ, थाने ले जाओ। ऐसे नहीं, थाने ले जाइए और मुकदमे दूसरे भी कायम करिए, ठीक है? में डालिए लोगों को, रजिस्टर में डालिए और इससे नाम उनसे भी पूछे जो और छुड़ाने आए थे। इनके नाम पूछिए जितने भी गाड़ियों लेकर के को सामने। एक सफेद गाड़ी वाला इधर गया था, एक लाल गाड़ी वाला। इनके सबके नाम पूछे और उनको कैंसर से बुक करें। मंथली सेट होगी इसलिए नहीं करते होंगे। क्यों नहीं आते हो? सबसे मंथली लेते हो क्या? अरे भाई मूसी डेड बॉडी के साथ था, मुझे क्या बता रहे हो? डाक पत्थर में उसको रिकवर करने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मैं साथ था। कोतवाल को आपके फोन किया, वो दूसरे को फोन दे के कहीं निकल गए। चीता कहते हो, चीता किस बात का है? 40 मिनट तो मुझे हो गए यहाँ पर। यह मामला विकास नगर का है। मुन्ना सिंह चौहान का ही विधानसभा क्षेत्र है, तो स्वाभाविक है कि उनके संज्ञान में तो ये बात पहले से रही होगी कि वहां अवैध खनन होता है। ठीक वैसे ही जैसे आपके, हमारे, शासन के, प्रशासन के, मंत्रियों के, संतरियों के और जंत्रियों के सभी के संज्ञान में ये होता है कि प्रदेश भर में अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है और आज से ही नहीं, दशकों से चल रहा है। सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या भाजपा की, खनन से सभी की तिजोरियां खनखनाती रही हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मुन्ना सिंह चौहान अचानक खनन के मामले में खौंबाग बन गए और अपनी ही सरकार के लिए उन्होंने एक बार फिर से मुंडारा पैदा कर दिया? इसे समझने के लिए उस दिन के घटनाक्रम को थोड़ा ठीक से समझते हैं। खबरों के अनुसार रविवार के दिन मुन्ना सिंह चौहान नवाबगढ़ स्थित पोस्टमार्टम हाउस जा रहे थे, तभी खनन सामग्री से भरा एक ट्रैक्टर उनकी गाड़ी के सामने आ गया। ट्रैक्टर की रफ्तार बल तेज थी, जैसे प्रदेश में हर अवैध धंधे वाले की रहती ही है। विधायक जी के सुरक्षाकर्मी ने जब उसे इशारे से रफ्तार कम करने को कहा, तब भी उसने रफ्तार कम नहीं की। यानी उसने ठीक वही किया जो सत्ता के संरक्षण में अवैध धंधे करने वाला कोई भी अन्य छुटभैया करता ही है। लेकिन वो ये भूल गया कि इस बार सामने वाली गाड़ी में खुद सत्ता बैठी है और उसकी हरकत से सत्ता की ईगो पर घचाक लग चुकी है। अब विधायक जी गाड़ी से नीचे उतरे और उन्होंने ट्रैक्टर वाले से खनन सामग्री के कागज मांग लिए। इसके बाद जो हुआ वो कमाल था। विधायक जी ने पुलिस को फोन किया, लेकिन आधे घंटे तक पुलिस नहीं आई, जबकि उस जगह से सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पर चौकी है। दूसरी तरफ ट्रैक्टर को छुड़वाने वाले इस बीच कई सारे आ गए। 2 तो बल वहां गाड़ियां आई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहां तो विधायक जी खुद खड़े हैं तो वो लौट गई। इसके अलावा 20-25 लोग और भी आए, लेकिन वो भी मुन्ना सिंह चौहान को मौके पर देखकर लौट गए। साफ है कि मुन्ना सिंह चौहान की जगह कोई आम नागरिक होता तो या तो वो ट्रैक्टर पहले ही उसे कुचलता हुआ अपने गंतव्य को निकल चुका होता, जैसा कि खनन के मामले में ट्रैक्टर चालक अक्सर करते ही हैं, जिनके वीडियो समय समय पर खूब वायरल होते हैं। और अगर किसी तरह ट्रैक्टर रुक भी गया होता तो खनन माफिया के गुर्गे उस समय का भरपूर उपयोग कर चुके होते और गाड़ी छुड़ा ले जाते, जो समय पुलिस ने देर से आकर उन्हें मुहैया कराया होता। प्रदेश भर में खनन के मामलों में ऐसा ही होता है।
बहरहाल हालिया मामले में मुन्ना सिंह चौहान भी मौके पर डटे रहे और 90s की बॉलीवुड फिल्मों की तरह जब आखिरकार पुलिस 35 मिनट बाद मौके पर पहुंची तो उन्होंने पुलिस की भी चपट करके क्लास लगाई। बल्कि यहां तो उन्होंने पुलिस कर्मियों से वो ब्रह्म वाक्य भी कह दिया जो खनन जैसी गतिविधियों का मूल मंत्र होता है, लेकिन जिसे सिर्फ दबे छिपे ही कहा जाता है और सत्ता में रहने वालों के लिए तो इस मंत्र को उच्चारित करना पूर्णतः वर्जित माना जाता है। उन्होंने प्रश्नवाचक बनाते हुए खुलेआम ये ब्रह्म वाक्य दोहरा दिया कि पुलिस का महीना बंधा हुआ है क्या, मंथली लेते हो क्या सभी से। उनके इस स्टेटमेंट में खनन ही क्या सत्ता संरक्षण में पलने वाली हर अवैध गतिविधि का मर्म छिपा है। बॉटम लाइन तो यही है कि ऐसी हर गतिविधि में सच में महीना बंधा होता है और सिर्फ पुलिस का ही नहीं बल्कि सीधा ऊपर तक बंधा होता है। इस मामले में मुन्ना सिंह चौहान ने पुलिस के देर से आने पर उनके चीता नाम पर जो सवाल उठाए उसके भी गहरे निहितार्थ हैं। इसमें वो इशारा भी शामिल है कि खनन माफियाओं द्वारा बंटने वाली कचमोली और सुरा को असल में चीता भी पीता है, इसलिए मौके पर पहुंचने से पहले ही लड़बड़ा जाता है। वैसे मुन्ना सिंह चौहान प्रदेश के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिनका सभी दलों के लोग सम्मान करते हैं, जो अपनी बात बेहद तार्किक तरीके से रखते हैं, जिनका अध्ययन अच्छा होता है और जो सदन में जब बोलते हैं तो उन्हें गंभीरता से सुना जाता है। हालिया मामले में उन्होंने अवैध खनन के खिलाफ जो कार्रवाई करवाई है उसका स्वागत होना चाहिए और इसके लिए उन्हें बधाई कि अपनी ही सरकार में चल रहे इस खेल पर उन्होंने खुलकर बात की, खुलकर बोला। उनसे पहले उनकी ही पार्टी के नेता त्रिवेंद्र रावत भी इस मामले पर कई बार बोल चुके हैं, बल्कि त्रिवेंद्र रावत तो देश की संसद में भी इस मामले को कई बार उठा चुके हैं कि उत्तराखंड में अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है। पिछली बार जब उन्होंने ये मामला उठाया था तो उनके बयान को काउंटर करने के लिए खनन सचिव ने बयान दिया था कि प्रदेश में खनन से राजस्व अभूतपूर्व तरीके से बढ़ा है और बहुत कुछ फरक्का दिया गया है। इसके बाद तो बात इतनी ऊंची हो गई थी कि हरिद्वार सांसद ने यहां तक कह दिया था कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करता। बहरहाल भाजपा के नेता ही खनन पर इस तरह से मुखर होकर क्यों बोल रहे हैं, इसका राजनीतिक विश्लेषण कई तरीकों से किया जा सकता है और कई हवाई महल खड़े किए जा सकते हैं कि अलाना नेता फलाने को गिराना चाहता है या फलाने को कमीशन अलाने से कम मिल रहा है, आदि आदि। लेकिन कयासों के फफराट से इतर मूल मुद्दा यह है कि अवैध खनन अरबों का धंधा है और सत्ता के संरक्षण में होने वाले सबसे बड़े भ्रष्टाचारों में से एक है। ऐसा अवैध धंधा जिसमें हर रोज करोड़ों का काला धन जनरेट किया जाता है और आम नागरिक को इसकी भनक तक नहीं लगती, या फिर ये इतना सामान्य और स्वीकार्य लगता है कि नदियों को दिन दहाड़े खोद कर कोई जेसीबी जब दिखती है तो वो दृश्य जनता की आंखों तक तो पड़ता है लेकिन जिकुड़ी तक नहीं पहुंचता। इसीलिए इस मामले को थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि ये खेल असल में कितना बड़ा है, कैसे खेला जाता है, कितना राजस्व इससे सरकार को मिल रहा है और कितना 2 नंबर में काला धन बनकर हमारे उन नेताओं में बढ़ जाता है जिनकी चमकियाली मुखड़ी के विज्ञापन हम सोशल मीडिया से लेकर शहर के होर्डिंग्स तक में रोज देखते हैं। इस खेल को एक ऐसी जनहित याचिका के जरिए समझने की कोशिश करते हैं जो इन दिनों उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनी जा रही है। ये जनहित याचिका लगाई है श्रीनगर के रहने वाले राजेंद्र सिंह बिष्ट ने, जो खुद भी खनन के कारोबार से जुड़े हैं, भाजपा संगठन के पदाधिकारी रहे हैं और जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं। अपनी याचिका के शुरुआती हिस्से में ही राजेंद्र बिष्ट ने यह भी स्पष्ट बताया है कि उनके नाम पर साल 2018 में पौड़ी जिले में 2 खनन पट्टे आवंटित हुए हैं। ये डिस्क्लेमर देने के बाद ही उन्होंने अपनी याचिका में खनन के खेल में हो रही बड़ी गड़बड़ियों को विस्तार से खोला है। इसकी शुरुआत उन्होंने साल 2023 में खुले कीर्ति नगर के एक टेंडर से की है। असल में कीर्ति नगर की सांकरो तहसील में एक खनन पट्टे के लिए जब ई टेंडर्स खुले तो सक्सेसफुल बिडर वो नहीं बना जिसने सबसे ऊंची बोली लगाई थी, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति को यह पट्टा दे दिया गया, जबकि दोनों की बोली में अंतर कोई छोटा मोटा भी नहीं, पूरे 90 लाख रुपए प्रति वर्ष का था। इस पट्टे के लिए सबसे ऊंची बोली 1,40,00,000 प्रति वर्ष लगी थी, लेकिन पट्टा दिया गया सिर्फ 57,77,777 रुपए प्रति वर्ष की बोली लगाने वाले पर। जिस व्यक्ति ने सबसे ऊंची बोली लगाई थी उसने निदेशक को पत्र लिखते हुए यह भी कहा कि पट्टा उसे ही मिलना चाहिए और इससे सरकार को 90 लाख प्रति वर्ष अधिक राजस्व मिलेगा, लेकिन इस पत्र का भी कोई असर नहीं हुआ। पट्टा 1,40,00,000 में नहीं बल्कि लगभग 58 लाख से भी कम में दे दिया गया। इसमें भी दिलचस्प यह है कि पट्टा आवंटित होने से सिर्फ 2 महीने पहले ही खुद उसी आदमी ने इस पट्टे की बोली 3,40,00,000 लगाई थी, लेकिन तब किसी कारण टेंडर निरस्त हो गया। फिर जब 2 महीने बाद दोबारा टेंडर हुआ
तो 3.5 करोड़ की बोली लगाने वाले ने इस बार सिर्फ 58 लाख की बोली लगाई और टेंडर ले उड़ा। यानी पुराने रेट पर अगर टेंडर हुआ होता तो सरकार को 3 करोड़ रुपए हर साल ज्यादा मिलते, यानी 5 साल में 15 करोड़ रुपए का ज्यादा राजस्व सरकार को मिलता। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ प्रदेश के एक खनन पट्टे की बात हो रही है, सिर्फ एक खनन पट्टे की। लेकिन जैसे भात के एक दाने को पतेड़ कर अंदाजा लग जाता है कि भात कितना पका है, वैसे ही इस पट्टे की कहानी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि प्रदेश भर में कितने खनन पट्टे हैं और उनसे कैसे खनन पैसे बरसते रहते हैं। अब आप ये सूची देखिए और इस खेल को थोड़ा और विस्तार से समझिए। खनन पट्टों का बेस प्राइस यानी आधार मूल्य सरकार ने रखा है 70 रुपए प्रति टन। सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि आधार मूल्य से जितनी ज्यादा लोग बोली लगाएं उतना बेहतर, क्योंकि उतना ज्यादा राजस्व एक नंबर में सरकार को हासिल होगा। लेकिन एक नंबर का राजस्व चाहिए किसे? प्रदेश का राजस्व बढ़ने से थोड़ी ना नेताजी के बेटे की फॉर्च्यूनर आएगी। वो तो तब आएगी जब कमीशन का मीट भात रिश्वत के रायते के साथ रलिया कर सपोड़ा जाएगा। इसलिए इस सूची के अंतिम 2 कॉलम्स को ध्यान से देखिए। चुनिंदा पट्टे हैं जहां आधार मूल्य से 4 या 5 गुना रेट पर आवंटन हुआ है। बाकी पूरे प्रदेश में ठीक आधार मूल्य पर या उससे बस मामूली सी ऊंची बोली पर पट्टे निपटा दिए गए हैं। साफ है कि पट्टों की बंदरबांट हुई है और सेटिंग वाले लोगों ने अपने अपने नेताओं के जोर पर पट्टे हासिल कर लिए हैं, वो भी ऐसे दामों पर जिनसे कई गुना ज्यादा की बोली लगाने वाले टेंडर में शामिल होते रहे हैं। याचिकाकर्ता राजेंद्र बिष्ट ने आरटीआई के माध्यम से ये तमाम जानकारी जुटाते हुए ये पीआईएल दाखिल की है और बस इतनी ही मांग की है कि प्रदेश में खनन पट्टों के आवंटन की सीबीआई से जांच मात्र करवा दी जाए। खनन ऐसा कमाल का धंधा है कि इसमें पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया, ये सिर्फ एक सपना या फैंटेसी नहीं बल्कि हकीकत होती है। सत्ता से लेकर विपक्ष तक सब खनन की गंगा में डुबकी लगाते हैं और इस बारे में ज्यादा खबरें तक नहीं छपती, क्योंकि पत्रकारिता के लिहाज से भी इसे बोरिंग विषय मान लिया गया है, जिस पर ज्यादा लिखने बोलने से अब पाठक या दर्शक तक नहीं मिलते। ऊपर से कई पत्रकारों का तो खुद खनन माफियाओं से महीना बंधा होता है। इसलिए अरबों के वारे न्यारे करने वाले खनन के खेल में सबकी बल्ले बल्ले होती है और आम आदमी ये भांप भी नहीं पाता कि नदियों को चीर कर जो कंकड़ पत्थर उसके सामने रोज खोदा जा रहा है, उससे रोज कितना काला धन पैदा हो रहा है। फिर इसमें भी कई परतें हैं। उदाहरण के लिए इसी सूची में हरिद्वार जनपद के पट्टों पर नजर डालिए। यहाँ पूरे जिले में एक ही व्यक्ति के पास सारे पट्टे हैं और लगभग सभी आधार मूल्य पर हैं। है ना कमाल का संयोग? और ऐसे कई संयोग और प्रयोग देवभूमि में चल रहे हैं, जिनमें से शराब के धंधे का खेल भी एक है। काला धन बनाने वाला एक और कारोबार जहां हर रोज करोड़ों की काली कमाई होती है, लेकिन इतने महीन तरीके से कि जनता को खुद हवा नहीं लगती कि उसने आधे पौवे पर 5-10 रुपए जो ओवर प्राइस एमआरपी से ऊपर जो उसने पैसा चुकाया है, वो ब्लैक मनी जनरेशन में उसकी आहुति थी। एक शराब के ठेके पर हर रोज लाखों का काला धन इस तरह से बनाया जा रहा है। शराब के इस धंधे पर अगली बार विस्तार से बात करेंगे, ताकि आज का एपिसोड बिज्जाबाद का बड़ा ना हो जाए। फिलहाल जल्दी बीते हफ्ते की कुछ अन्य खबरों पर नजर डालते हैं। बीते हफ्ते एक उम्मीद जगाती खबर उत्तराखंड सूचना आयोग से आई, जहां सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया कि निजी अस्पताल भी आरटीआई के दायरे में आएंगे और वे ये सूचना देने से इनकार नहीं कर सकते। ये फैसला देते हुए योगेश भट्ट ने लिखवाया है कि निजी अस्पताल किसी मरीज को दिए उपचार से संबंधित विवरण उपलब्ध कराने से इनकार नहीं कर सकते। जिस सीमा तक क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग का निजी अस्पतालों पर नियंत्रण है, उस सीमा तक सूचना अधिकार के अंतर्गत सूचना दिए जाने से निजी अस्पतालों द्वारा इनकार नहीं किया जा सकता। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी मरीज का उपचार गोल्डन कार्ड अथवा आयुष्मान योजना के अंतर्गत हुआ है, तो राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण संबंधित निजी अस्पताल के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने से ये कहते हुए मना नहीं कर सकता कि निजी अस्पताल सूचना अधिकार के अंतर्गत नहीं आते। उन्होंने ये भी निर्देशित किया कि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण अस्पतालों को योजना के अंतर्गत पंजीकृत करते हुए अस्पतालों को यह स्पष्ट किया जाए कि सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मांगी जाने वाली सूचना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देनी होगी। बीते दिनों एक घोषणा करते हुए सरकार ने अपनी पीठ खूब मलासी थी कि सेब, कीवी, मोटे अनाज और ड्रैगन फ्रूट की खेती पर 80% तक सब्सिडी मिलेगी। पहली नज़र में देखने पर यह एक अच्छी पहल लगती है कि इससे स्वरोजगार बढ़ेगा, पलायन रुकेगा,
बंजर पड़े खेत फिर से हरे हो सकेंगे और पहाड़ के फिर से आबाद होने की दिशा में ये एक बड़ा कदम हो सकता है। लेकिन अमर उजाला अखबार के पत्रकार राकेश खंडूड़ी ने ऐसे दावों की पड़ताल करते हुए एक रिपोर्ट की है जो बताती है कि गोल खातों की स्थिति नहीं सुधारी गई तो ऐसी नीतियां बस हवा हवाई ही रह जाएंगी। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कृषि योग्य भूमि जो बेकार पड़ी है उसमें 32,886 हेक्टेयर की बढ़त हुई है। साल 2019-20 से 2022-23 के बीच 72,490 हेक्टेयर भूमि पर खेती घट चुकी है। ऐसे में सरकार को प्राथमिकता से भूमि बंदोबस्त और चकबंदी के उपायों पर तेजी से काम करना चाहिए। इस हफ्ते प्रदेश में चारधाम यात्रा भी शुरू होने जा रही है। पिछले वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि यात्रा के शुरुआती कुछ हफ्तों में ही इतने लोग यात्रा पर आते हैं जितने बाद के कई महीनों में भी नहीं पहुंचते। सरकार अक्सर पहले दिन और पहले महीने की संख्या को उपलब्धि की तरह से दिखाकर उन तमाम सवालों से पल्ला झाड़ लेती है जो अव्यवस्थाओं के चलते उनसे पूछे जाने चाहिए। हमारा आप सभी लोगों से निवेदन है कि धार्मिक यात्रा को फर्स्ट डे फर्स्ट शो बना देने की होड़ से बचें, सुरक्षा और जिम्मेदारी के साथ यात्रा करें। आपकी यात्रा शुभ हो। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ ही बारामासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा। अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमनिया, प्रहलाद, नमस्कार।